वेलकम गाइस, दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा डहर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। ये करंट अफेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। उसके बाद हम इसका कंक्लूजन करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर के किसी भी टॉपिक को जानने के लिए, उस पर पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने के लिए थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हिस्ट्री को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। जल्दी से इसको वाइंड अप कर लेते हैं। याद रहे, ये पेपर में नहीं लिखनी होती हिस्ट्री। कभी भी करंट अफेयर के पेपर में ना लिखें। सिर्फ अपना नैरेटिव डेवलप करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या हुआ है पास्ट में और आजकल क्या हो रहा है, तो उसको आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। सबसे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उसके बाद उनके इश्यूज़ जो हमें नज़र आए, कश्मीर इशू, वाटर इशू, रेफ्यूजीज़, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड और उसके अलावा बाउंड्री का जो डिमार्केशन का इशू था, ये इश्यूज़ थे। ये 47 से 70 तक ये इनमें से इश्यूज़ ही रहे। उसके बाद 70 से आगे वाला जो फेज़ आता है, उसमें पिछले इश्यूज़ में से कुछ इशू सेम रहे और कुछ इशू ख़त्म हो गए। जो पहले वाले इशू थे उसमें से कश्मीर और वाटर इशू रहे, बाकी रेफ्यूजीज़ और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, बाउंड्री डिमार्केशन, ये सारे इशू ख़त्म हो चुके थे। और 70 वाले फेज़ में कुछ न्यू इशू भी उभर के आए, जैसे न्यूक्लियर कंपटीशन, कोल्ड वॉर वाला एरा, और पाकिस्तान ने जैसे नाम को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये 70 वाला फेज़ था। तो उसके बाद वाला जो फेज़ आता है वो करंट फेज़ है। उसमें भी कुछ ओल्ड इश्यूज़ हैं, जैसे कश्मीर इशू, वाटर इशू, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। ये 3 ऐसे इशू हैं जिन पे हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे, कश्मीर इशू पे, वाटर इशू पे, न्यूक्लियर इशू पे। लेकिन आज के वीडियो में पूरे इस रिलेशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और न्यू इशू जो ऐड हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में, टेररिज्म, अफ़गान फैक्टर और ट्रेड, सियाचिन। ठीक है, तो इस पूरे रिलेशन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक कन्वर्जेंस और उसके अलावा डाइवर्जेंस। जी, इंडिया पाकिस्तान के केस में किसी हद तक कन्वर्जेंस भी है। कन्वर्जेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इकोनॉमिक या बायलैटरल ट्रेड वाली कन्वर्जेंस हमें दिखती है। आपको ये सुन के हैरत होगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि पाकिस्तान के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, यानी वो कंट्री जिनके साथ पाकिस्तान ट्रेड करता है, उसमें से जो टॉप हैं, इंडिया उन टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है। 2016-17 की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया को $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और इंडिया से $2.5 बिलियन का इंपोर्ट किया। यानी तकरीबन 2 से 3 बिलियन का ट्रेड है इंडिया पाकिस्तान का उस कंट्री के साथ जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब रहते हैं। पर इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग रिविलेशन ये भी है, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के तहत इन 2 कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड पोटेंशियल है 37 बिलियन का है, अगर आर्टिफिशियल जो बैरियर्स हैं वो हटा दी जाएं, यानी ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। तो इकोनॉमिक और बायलैटरल ट्रेड के सीन में ये एक कन्वर्जेंस है। और उसके अलावा जो कन्वर्जेंस है वो है, अच्छा, इसको ट्रांजिट ट्रेड की तरफ जाने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। ये हमें पता कैसे चल रहा है कि इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड में कि वो 37 बिलियन तक जा सकता है। तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे मटेरियल की स्मगलिंग होती है, इनडायरेक्ट ट्रेड होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हाईलाइट हुआ है कि इन 2 कंट्रीज़ में ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इनडायरेक्ट ट्रेड से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, इंडिया को एक प्रोडक्ट चाहिए और कंट्री बी जो है, यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास वो प्रोडक्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान से डायरेक्टली बाय नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी और कंट्री को वो प्रोडक्ट सेल करेगा और वो कंट्री इंडिया को वो प्रोडक्ट सेल करेगा, यानी एक चेन बन के आएगी जिसे हम इनडायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के केस में इनडायरेक्ट ट्रेड बहुत ज़्यादा है और मटेरियल्स की, प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए ये पता चलता है कि ट्रेड पोटेंशियल इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। एज़ पर द वर्ल्ड बैंक
$37 बिलियन की ट्रेड पोटेंशियल है। इससे पहले इंडिया के एक डेवलपमेंट ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड पोटेंशियल $30 बिलियन की है, जो इंडियन की किसी स्टडी के मुताबिक थी, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने रिवील कर दिया है कि $37 बिलियन की ट्रेड पोटेंशियल है। देन आता है कन्वर्जेंस ट्रांजिट ट्रेड के केस में, कि पाकिस्तान की लोकेशन जिस जगह पे है वहाँ से जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, अगर इंडिया उनके साथ ट्रेड करना चाहता है तो पाकिस्तान का लैंड रूट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में पाकिस्तान जो है इंडिया को एक्सेस दे सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को और अफ़गानिस्तान को। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अगर देखा जाए तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत यह है कि अफ़गानिस्तान अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के लैंड रूट को यूटिलाइज़ नहीं कर सकता टू एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। यानी ये एक एग्रीमेंट है, लेकिन इस पॉइंट पे हमें कन्वर्जेंस भी दिख रहा है कि आपका इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है एक सेंस में, ठीक है। और उसके अलावा टापी एक गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट कर रही है। 2015 से लेकर इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और रिसेंटली इसको इनॉग्रेट भी किया गया है। यानी ये 3 कंट्रीज़ तक गैस पाइपलाइन जाएगी, तुर्कमानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया के एक टाउन है वहाँ पे, इसका एंड पॉइंट होगा, फजिल का नाम है वहाँ का, ठीक है। तो इस टापी पे तकरीबन ओरिजिनल इसकी कॉस्ट थी $7.6 बिलियन, करंट कॉस्ट इसकी अभी एस्टीमेट की गई है $10 बिलियन। तो ये भी ट्रांजिट ट्रेड का हिस्सा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। उसके अलावा अगर जनरली एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के मेजर एक्सपोर्ट्स जो इंडिया को होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रूट्स, कॉटन, वेजिटेबल, और उसके अलावा हम ऑनियन और पोटैटोज़ जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और मेजर इंपोर्ट्स इंडिया से हम क्या मंगवाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, मशीनरीज, सॉफ्टवेयर्स, कॉटन etc, ठीक है। तो ये था पाकिस्तान और इंडिया का कन्वर्जेंस। अब चलते हैं डाइवर्जेंस की तरफ, बहुत बड़ी लिस्ट है, थम के रहिएगा, ये रही, ठीक है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का डाइवर्जेंस है। कश्मीर का इशू, सियाचिन एंड गोज ऑन। कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट माना जाता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। ये एक ऐसा रीजन है जिस पे 2 जंगें हो चुकी हैं, तीसरी लिमिटेड वॉर हो चुकी है, तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान के केस में। सियाचिन का इशू है, डाइवर्जेंस है पाकिस्तान और इंडिया की इस पे, जो इंडिया ने एनेक्स कर लिया है 1984 में। हाइड्रो पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, पानी से लेके पॉलिटिक्स, इस पे एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस अब के लिए ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा इशू है पानी से लेके जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। उसके अलावा बॉर्डर क्लैशेस, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, अफ़गानिस्तान का फैक्टर जो है, ट्रेड, सीपेक, इंडियन ओशन का इशू है और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स को अगर यहाँ पे ही रखा जाए, कश्मीर इशू को हम अलग एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अब तक के लिए ये याद रख लें। बाकी एक इंडिया का कोई एजुकेशनल चैनल है, कोई नहीं, मैं नाम बता देता हूँ, IQ स्टडी के नाम से है, उन्होंने एक नैरेटिव इंडिया की तरफ से बनाया हुआ है कश्मीर इशू पे। और इंटरनेट में मुझे कोई यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं नज़र आया जो पाकिस्तानी नैरेटिव पहुंचाता हो। तो इंशाल्लाह 1 घंटे का होगा या 40 मिनट का वीडियो होगा ये। नेक्स्ट वीडियो हम बाद में वीडियो बनाएंगे कश्मीर इशू पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान का स्टांस किस तरह सही है, ठीक है। सियाचिन और हाइड्रो पॉलिटिक्स पे भी अलग से वीडियो बनेगा। अब बात करते हैं बॉर्डर क्लैशेस पे जो LOC पे और पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री पे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा डाइवर्जेंट पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। हम क्लैशेस को स्क्रिमिशेस भी बोलते हैं, ठीक है। LOC पे होते हैं, वर्किंग बाउंड्री में होते हैं। और 2003 में दोनों कंट्रीज़ ने सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके मुताबिक भी अभी जो है फायर्स नहीं किए जाएंगे एक्सचेंज पर। उसके बाद भी 1300
1300 सीज़ फायर वायलेशन हो चुकी हैं, ठीक है, और सिर्फ इंडिया की तरफ से 2017 तक की ये डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आगे बात की जाए तो 2017 तक 200 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे हैं बॉर्डर क्लैशेस की वजह से। 2017 तक 200 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे हैं, और 2017-18 की बात की जाए तो इसमें 67 सोल्जर्स की डेथ हुई है, और आगे अगर बात की जाए बॉर्डर क्लैशेस के बाद की सितंबर 2018 से पहले उरी अटैक हुआ, जिसमें ये माना जाता है कि ये डेडलीस्ट अटैक था ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस। कश्मीर में हुआ, मिलिटेंट्स ने अटैक किया, इंडिया ने पाकिस्तान पे ब्लेम कर दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जो है एक ड्रामा रचाया, जिसको पाकिस्तान ड्रामा कहता है, इंडिया बोलता है कि हमने किया, तो उससे और ताल्लुकात ख़राब हुए। और देन रिसेंटली मई 2018 में इंडिया पाकिस्तान ने एग्री किया कि भाई हम टोटली इम्प्लीमेंट करेंगे 2003 वाला जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है, और फायरिंग को स्टॉप कर देंगे। पर उसके बाद भी क्या हुआ मैं आपको आखिर के पोर्शन में बताऊंगा कि करंट डेवलपमेंट्स में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये याद रख लें कि बॉर्डर क्लैशेस, बॉर्डर स्क्रिमिशेस बहुत बड़ी डाइवर्जेंट पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। लोग मर रहे हैं, सोल्जर्स मरते हैं, एग्रीमेंट्स को वायलेट किया जा रहा है, सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है। उसके अलावा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, ये एक बहुत बड़ा एक सेपरेट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट या न्यूक्लियर कंपटीशन इंडिया पाकिस्तान के केस में कैसे है, और कैसे न्यूक्लियर डेटरेंस हमने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं एक दूसरे के केस में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी डाइवर्जेंट है इंडिया पाकिस्तान के केस में। अब बात करते हैं टेररिज्म की। पाकिस्तान ऑफिशियली ब्लेम करता है कि इंडिया ने 3 टाइप की टेररिज्म टैक्टिक्स अपनाई हुई हैं, यानी 3 एरियाज़ में, ठीक है। सबसे पहला पाकिस्तान ब्लेम करता है कि सेक्टेरियन टेररिज्म इंडिया पाकिस्तान में करता है, जिसका सबूत ये है कि 2013 में शिया सुन्नी के पिंडी क्लैशेस हुए थे, उसमें पाकिस्तान ने शो किया था कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। बलूचिस्तान की केस में पाकिस्तान ये बताता है, एलिज करता है कि इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी को, और जिसका एविडेंस सबसे बड़ा पाकिस्तान के पास है कुलभूषण यादव, जिसको पाकिस्तान ने कैद किया हुआ है और उसने ये कन्फेस किया है, ठीक है। और तीसरा, पाकिस्तान ये कहता है कि फाटा और केपीके में इंडिया जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जिसका सबूत ये है पाकिस्तान ने रिसेंटली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एहसानुल्लाह, एक स्पीकर हैं एहसानुल्लाह एहसान, इसको गिरफ़्तार किया था। उसने ये बताया, कन्फेस किया कि टीटीपी को फाटा और केपीके में इंडिया स्पॉन्सर करता था। उसके अलावा दूसरा एविडेंस ये है कि 2013 में राशिद मसूद जो टीटीपी का कमांडर था, उसने कन्फेशन किया कि इंडिया जो है स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान में टेररिज्म। उसके अलावा अगर इंडिया की साइड से बात की जाए तो अजित डोवाल डॉक्ट्राइन, इंडिया के जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोवाल, उनकी डॉक्ट्राइन है, वो भी एक एविडेंस है जो ये फेवर करती है कि पाकिस्तान में रिबेल्स को सपोर्ट किया जाए टू अंडरमाइन पाकिस्तान। और ये सारी चीज़ें एविडेंट हैं कि इंडिया कैसे अफ़गानिस्तान में एनडीएस के साथ और रॉ के साथ नेक्सस बना के पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश कर रहा है। और ये सारे एविडेंस जो हैं फाटा और केपीके में कैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, ये एविडेंस हैं। यानी इंडिया 3 एरियाज़ में, 3 जगहों में, 3 तरीक़ों से पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। फाटा और केपीके में टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को स्पॉन्सर करके, बलूचिस्तान में बीएलए को स्पॉन्सर करके कुलभूषण यादव एविडेंस है। 2013 में सेक्टेरियन जो वायलेंस हुई है शिया सुन्नी में, पिंडी क्लैशेस जिसको कहते हैं, वहाँ पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट। तो ये 3 एरियाज़ हैं, उसके एविडेंस भी आपके सामने है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अफ़गानिस्तान फैक्टर। अफ़गानिस्तान फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में, इंडिया के मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, तो यहाँ पे भी हमारी डाइवर्जेंस है। सीपैक के केस में बात की जाए तो इंडिया ने ऑफिशियली अपोज किया है सीपैक को, क्योंकि सीपैक का जो रूट है इंडिया कहता है कि डिस्प्यूटेड रीजन से क्रॉस करता है और उन्हें ये काबिल कबूल नहीं है, ठीक है।
उसके अलावा अगर बात की जाए इंडियन ओशन कॉन्फ्लिक्ट की, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए इंडियन ओशन में, और इसको पाकिस्तान थ्रेट कंसिडर करता है टूवर्ड्स सी पैक। यानी इंडियन ओशन में अगर इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो सी पैक को कभी भी वो हाल्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इट इज़ अ थ्रेट टूवर्ड्स सी पैक, पाकिस्तान का ये नैरेटिव है। उसके अलावा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो 2016 में इंडिया ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया से निकाल दिया था, और उसके क्योंकि उरी अटैक्स हुए थे तो पाकिस्तान की जो एक बड़ी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जैसे फवाद खान और बाकी दीगर आर्टिस्ट जो इंडिया में काम कर रहे थे, उनको उन्होंने ज़बरदस्ती इंडिया से निकाल दिया था। तो ये यहाँ पे ज़ाहिर होता है कि किस तरह कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उन्होंने इंडियन ऑफिशियल ने, पीएम मोदी ने ये भी बोल दिया कि उनकी अभी पॉलिसी है आइसोलेट पाकिस्तान पॉलिसी बाय मोदी साहब। ठीक है जी, ये था डाइवर्जेंस इन एरिया में। इंडिया और पाकिस्तान डाइवर्जेंट इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी मैंने बताया कि कश्मीर पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हाइड्रो पॉलिटिक्स पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सी पैक पे शायद बनाऊं, लेकिन अगर टाइम मिला तो, क्योंकि सी पैक पे बहुत ही बड़ा वीडियो बनना है। और सी पैक से रिलेटेड जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डायरेक्टली उस बंदे से कलेक्ट की है जो सी पैक का ड्राफ्टर है। उन्होंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है कि पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स को डिज़ाइन करते करते, और सी पैक में भी उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है लाइफ का। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती, तो ये भी हम शायद इसको अलग से बनाएंगे। आगे बात करते हैं करंट डेवलपमेंट्स की। ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। करंट डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए तो जनवरी से हमने ऑब्जर्व किया कि अभी ये करंट अफेयर्स की बात है। आपने पास्ट को देख लिया कि क्या डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस क्या है इंडिया पाकिस्तान के केस में, और उसके अलावा हमने हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत देख लिया कि इश्यूज़ क्या क्या रहे हैं, कौन से न्यू इश्यूज़ हैं, कौन से ओल्ड इश्यूज़ सेम रहे हैं। अब बात करते हैं करंटली, यानी इन चंद महीनों में, 8 से 10 महीनों में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहे हैं। मैंने बात की कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं, तो उसको हाईलाइट करते हुए इंडिया ने वीज़ा पॉलिटिक्स को अपनाया है। 2017 में हमने देखा कि इंडिया ने 18,000 वीज़ा कम दिए पाकिस्तानियों को। 2016 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 52,000 और समथिंग वीज़ाज दिए गए थे, और 2017 में 34,000 एंड समथिंग, यानी 18,000 वीज़ाज का डिफरेंस था। तो यहाँ से हाईलाइट होता है कि वीज़ा पॉलिटिक्स खेली जा रही है। उसके बाद सीक्रेट मीटिंग की यहाँ पे बात हो रही है। इंडिया पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई बैंकॉक में। तो हमने होप रखी कि शायद कुछ बेहतरी हो, लेकिन उसके बाद भी कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। देन इंडिया में फ्यूरोर हुआ, इंडिया में शोर हुआ, क्योंकि एक इंडिया की न्यूज़ वेबसाइट है द क्विंट QUINT, उन्होंने कुलभूषण यादव को बताया कि वो स्पाई है रॉ का। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। उसके बाद इंडिया के आर्मी चीफ ने रिमार्क्स दी अबाउट पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने हॉकिश और इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स करार दिया। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर को ब्लफ के पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान ने कहा कि इट इज़ एन इन्विटेशन फॉर द न्यूक्लियर वॉर। तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी इंडिया की तरफ से। और ये भी हाईलाइट हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं, इंडिया की जो आर्मी है वो किस तरह पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी के जो एम्बिट है उसमें इन्वॉल्व हो रही है, और ये एक इंडिया के लिए भी इंडिकेशन था कि उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया ने जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल जनवरी में अपना एक टेस्ट किया। अग्नि 5 के नाम से इंडिया का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। देन अगली डेवलपमेंट होती है LOC की वायलेशन से, और USA ने इंडिया के साथ नेक्सस बना के पाकिस्तान को प्रेशर करना शुरू कर दिया। और ये भी एक पाकिस्तान के लिए नया चैलेंज हुआ, क्योंकि US की साइड चेंजिंग वाली पॉलिसी और इंटरेस्ट को देख के इसको हमेशा से ही डिफरेंट तरीके से डील करना होता है पाकिस्तान ने। तो ये भी हमने देखा। फाइनली जो टापी की मैंने बात की थी, टापी गैस पाइपलाइन, वो फरवरी 2018 में इनॉग्रेट की गई। मार्च में USA ने पाकिस्तान और इंडिया को कहा कि आप
जो है टाक्स रखें, पीस टाक्स रखें और अपने ताल्लुकात को बेहतर रखें। और उसके बाद सऊदी अरबिया ने इंडियन एयरलाइन को फ़्लाइट राइट दिए, इसराइल तक अपना रूट आप जा सकते हो। यानी एक इंडियन एयरलाइन है जिसका नाम ही इंडियन एयर इंडिया है, सॉरी, उसको सऊदी अरबिया ने राइट दिया कि आप हमारी एयर स्पेस से इसराइल तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट थी सऊदी की तरफ से, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान का अलाय है। अगर उनकी तरफ से कोई कंसेशन इंडिया की तरफ से आती है तो इट इज़ बेटर फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, इसी मार्च के महीने में ही डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान ने इंडिया को अक्यूज़ किया कि हमारे डिप्लोमेट्स को, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, उनको हरेस किया जा रहा है, उनकी गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, उनके बच्चों को हरेस किया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। ये जो डिप्लोमेट्स का राइट होता है उसको वायलेट किया जा रहा था। देन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, प्रिजनर्स का स्वैप हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम सिविलाइज्ड अप्रोच कहते हैं। एक बार्गेनिंग चिप होती है कि इसके बाद पीस टॉक्स शायद हों, बहरहाल फिर भी नहीं हुई। इंडिया पाकिस्तान ने एग्री किया कि हम डिप्लोमेट हरेसमेंट को एंड करते हैं। अभी दोनों ने एग्री कैसे किया कि उसके बाद जब पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारे डिप्लोमेट्स को हरेस कर रहे हैं, तो इंडिया में भी ये हुआ कि भाई हम भी कहें कि हमारे डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में हरेस हो रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने मार्च के एंड में इंडिया पाकिस्तान ने एग्री किया कि हम डिप्लोमेटिक हरेसमेंट को एंड करते हैं। अप्रैल के महीने में इंडिया की तरफ से न्यूज़ आती है कि इंडियन ट्रूप्स ने 17 कश्मीरियों को मार दिया, क्योंकि एक फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे जो मिलिटेंट था इंडिया की तरफ से, और जनरली पाकिस्तान जिसको फ्रीडम फाइटर कहता है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ, मई में इंडिया पाकिस्तान ने एग्री किया कि वो रिस्टोर करेंगे, जो मैंने पहले बात की, LOC सीज़ फायर को रिस्टोर करेंगे। जो एग्रीमेंट है LOC सीज़ फायर का 2003 वाला, उसको हम रिस्टोर करेंगे। एक रेयर पॉजिटिव डेवलपमेंट थी ये। उसके बाद 72 हर्स गुजरने के बाद तकरीबन हमें ख़बर आती है कि इंडिया की तरफ से जो सीज़ फायर एग्रीमेंट पे बात हुई है उसको उन्होंने वायलेट किया है। इंडियन स्नाइपर ने एक विलेजर को आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़ख्मी कर दिया। तो एक तरफ एग्रीमेंट होता है, 72 घंटों में उसकी वायलेशन होती है। ठीक है, उसके बाद 29 जुलाई की बात है, इंडिया ने ऑफिशियली वेलकम किया पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट को। इमरान खान पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और इंडिया ने होप शो की कि अब हमारे ताल्लुकात शायद बेहतर हों। ठीक है, दैन भाई अगस्त के महीने में इमरान खान ने ऑफ़र दी इंडिया को कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पीस टॉक्स रखना चाहते हैं। और उसके बाद पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आई। इंडिया पाकिस्तान की जॉइंट ड्रिल हुई SCO के अम्ब्रेला के अंडर रशिया में। ये पहली थी इंडिया पाकिस्तान की जॉइंट ड्रिल। ये पॉजिटिव साइन थी। बॉलीवुड सॉन्ग्स पे इंडिया पाकिस्तान के जो सिपाही हैं वो नाच रहे थे। बहरहाल ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। और उसके बाद अगस्त की एंड में इंडिया ने एग्री किया कि जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे पाकिस्तान को एतराज़ है, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को इजाज़त दी जाएगी। वो नेक्स्ट मंथ आएँ और देखें। बहरहाल वो आगे जाके फिर से वो चीज़ भी फ़ेल हो गई। सितंबर के 21 सितंबर को इंडिया ने, पाकिस्तान ने एग्री किया कि हम अपने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग रखेंगे ऑन द साइड लाइन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हो रहा था न्यूयॉर्क में, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह प्रपोज़ल भेजा था मोदी की तरफ कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स की एक साइड लाइन मीटिंग रखें। पर अगले 24 घंटों में इंडिया ने डिसअपॉइंट कर दिया पाकिस्तान को। इमरान खान ने मीटिंग के कैंसिल होने पे डिसअपॉइंटमेंट शो किया। इंडिया की तरफ से मीटिंग कैंसिल हुई और रीज़न दिखाया गया कि पाकिस्तान जो है अपनी पोस्टल कार्ड्स पे जो है बुरहान वानी की तस्वीरें शो कर रहा है। ठीक है, बहरहाल उसके बाद, और ये तस्वीरें जो हैं इलेक्शन से पहले की थी, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान में जो नई गवर्नमेंट आई जिस पे इंडिया ने शो किया कि हम होप रखते हैं, उन्होंने ये चीज़ शो नहीं की थी। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो मैंने रिपोर्ट बात की कि भाई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल जो है 37 बिलियन है। वो 25 सितंबर 2018 पे आई है वो रिपोर्ट। उन्होंने ये बताया कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल जो है $37 बिलियन है।
ठीक है। और फाइनली अभी जो रिसेंट ख़बर है, इंडियन आर्मी ने फायर किया हेलीकॉप्टर पे, जिस हेलीकॉप्टर में आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक सवार थे। तो ये भी जाहिर होता है कि उन्होंने एक स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बख्शा और अक्यूज़ कर दिया कि वो लाइन के क्रॉस आ रहे थे। बहरहाल ये थी करंट डेवलपमेंट्स। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सॉरी, ये मैंने आपके सामने नहीं रखी थी, मैं पेज से पढ़ते जा रहा था। ठीक है, बहरहाल ये आप देख लीजिएगा, सिंक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। अच्छा जी, कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में जो ट्रेडिशनल ड्राइवर्स ऑफ एंटोगोनिज्म रहे हैं वो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट, कश्मीर, सरक्रिक, सियाचिन। ठीक है, और डोमेस्टिक एवोल्यूशन को अगर देखा जाए दोनों कंट्रीज़ में तो इन इश्यूज़ को लेस सैलिएंट बनाया जा रहा है। एलओसी पे वायलेशन होती रहती है, और उसके अलावा जो आउटसाइड पावर की जो सपोर्ट है वो भी चेंज होती रही है। जैसे यूएसए अल्टरनेटिवली फेवर करता है कभी इंडिया को, कभी पाकिस्तान को, और म्यूचुअल परसेप्शन जो है इंडिया पाकिस्तान की वो भी वाइडली डाइवर्जेंट है और डीपली इंट्रेंच्ड है। ये भी हमने पीछे देखा कि कैसे है। और पाकिस्तान के अंदर भले ही कितने ही सिक्योरिटी चैलेंजेस हों, पर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा थ्रेट परसेप्शन है वो हमेशा प्राइमरली इंडिया सेंट्रिक रहता है। और अगर कंबाइन किया जाए पाकिस्तान की करंट विलिंगनेस को और इंडिया की हॉकिश एडमिनिस्ट्रेशन जो मोदी लेड कर रहे हैं, तो इट मेक्स पीस बिटवीन टू कंट्रीज़ एल्यूसिव। तो फ़िलहाल तो कोई पीस नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और चेंजिंग जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि ये दोनों कंट्रीज़ किस तरफ मूव कर रहे हैं, यूएसए की इनकंसिस्टेंस की तरफ या साउथ एशिया के पावर चाइना की तरफ। बायलैटरल रिलेशन इंडिया पाकिस्तान का जो है अभी लगता तो यही है कि कंटिन्यूसली इवॉल्व करता रहेगा, पीरियड्स ऑफ अपीजमेंट एंड ओकेजनल क्राइसिस। पर इसी के साथ साथ ये भी हम देख लें कि जो वॉर है इन दो कंट्रीज़ के बीच में वो इम्प्रोबेबल है, और जो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द पीस हैं वो ऑलमोस्ट निल हैं। और करंट ट्रेंड को अगर इंडिया में देखा जाए, जहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी की गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करती है, तो इट डज़ नॉट ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। इसके अलावा इस वीडियो को अगर आप तकरीबन कुछ महीनों के बाद देख रहे हैं तो चीज़ें यही रहेंगी। ये फेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, करंट डेवलपमेंट्स आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि महीनों में हर चीज़ चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसके अलावा आप नैरेटिव बना लीजिएगा इस पे अपना। आई होप थोड़ा सा इस वीडियो ने आपका नैरेटिव बनाया होगा। अगर बनाया है तो कमेंट में बताएं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।